जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 1 के कंपोनेंट सप्लायर ने किया फर्जीवाड़ा। एमका के प्रोटोटाइप की सैटेलाइट इमेजेस हुई वायरल। भारत कर सकता है अग्नि 6 का जल्दी परीक्षण। साब ग्रुप का कहना है कि भारत के साथ ग्रिपन फाइटर्स वाले प्रस्ताव पर चल रहा है लगातार डिस्कशन। और फ्रेंच डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कंफर्म किया कि रफाल वाले डील में टेक्नोलॉजी शेयरिंग रहेगा मुख्य रूप से शामिल। एचएएल ने हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस सप्लायर टीईसी एरो डिवाइसेस के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी है, क्योंकि इस कंपनी पर आरोप है कि इन्होंने तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जो कंपोनेंट सप्लाई किए थे, तो उन कंपोनेंट से संबंधित लगभग 199 फर्जी क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करी थी। और रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल ने 2022 से 2023 के बीच में इस कंपनी के लिए करीब 18 परचेज ऑर्डर्स को जारी किया था, और जिसमें तेजस मार्क 1 फाइटर्स के कई अलग अलग कंपोनेंट्स की सप्लाई शामिल थी। और इस सप्लायर को अप्रूवल भी तब मिला था जब इसने अपने सैंपल्स और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस को सबमिट किया था। लेकिन क्वालिटी वेरिफिकेशन के दौरान एचएएल ने जब इन कंपोनेंट्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रेक लोड, शेयर टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी कि एनडीटी, माइक्रो स्ट्रक्चर एनालिसिस और सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग, तो इनसे संबंधित जब ओरिजिनल रिपोर्ट्स मांगी तो जो कंपनी है वो इनके टेस्ट की ओरिजिनल रिपोर्ट्स नहीं सबमिट कर पाई। और फिर बाद में उसने एक अपॉलॉजी लेटर को सबमिट किया जिसमें यह माना गया कि हैदराबाद की एक्सिस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस के नाम से गलत रिपोर्ट दी गई थी। लेकिन जब नवंबर 29, 2023 को एचएएल ने एक्सिस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस में ही ऑडिट कंडक्ट किया, तो वहाँ उन्हें यह मालूम पड़ा कि टीईसी एरो डिवाइसेस की ओर से जमा की गई 199 टेस्ट रिपोर्ट्स में से कोई भी रिपोर्ट टेस्टिंग एजेंसी ने जारी नहीं की थी। तो कहने का मतलब ये कि टीईसी एरो डिवाइसेस ने जो 199 रिपोर्ट सबमिट करी थी वो सारी की सारी नकली बनाई गई थी। और एक्सिस इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस ने एचएएल को यह सूचित किया कि उनका नाम और उनके सिग्नेचर्स का फेक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मिसयूज़ किया गया है। और इन जांच के नतीजों के बाद अब एचएएल ने टीईसी एरो डिवाइसेस को 10 मार्च 2027 तक यानी कि 3 साल के लिए कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस करने से रोक दिया है। और एचएएल ने यह भी बताया कि सप्लायर को पेमेंट्स रिलीज नहीं किए गए थे। और इंटरनल डिस्कशन के बाद एचएएल ने निर्णय लिया है कि वे टीईसी एरो डिवाइसेस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेंगे और अब लीगल एक्शन की मांग भी की गई है। अब आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि क्या इस मामले से तेजस मार्क 1 के सप्लाई चेन में कोई इशू आ सकता है। तो आपको बता दें कि ये जो मामला है निश्चित रूप से सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी के लिए एक चिंता का विषय है, पर चूंकि ये जो इशू है ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट से संबंधित है जो कि वेंडर को सप्लाई करने थे, लेकिन उसने फर्जी डॉक्यूमेंट सप्लाई करे। और एचएएल ने इस प्रॉब्लम को इन कंपोनेंट्स को एक्सेप्ट करने से पहले अपने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के माध्यम से डिटेक्ट कर लिया था। और एचएएल ने इस कंपनी को मार्च 2024 में ही डिबार्ट कर दिया था, तो इसे डायरेक्टली तो इसका असर इस प्रोग्राम पर नहीं पड़ना चाहिए। पर फिलहाल अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस पर अगर कोई अपडेट आएगा तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। भारत की एसएमपीपी लिमिटेड ने भारतीय सेना को 106 जेट पावर्ड कामिकाज़े ड्रोन्स डिलीवर किए, जिसमें 100 ऑपरेशनल अग्निवेग ड्रोन्स हैं और 6 इसकी ट्रेनिंग यूनिट्स हैं। और इन ड्रोन्स को दुश्मन की टेरिटरी में बेहद डीप में मौजूद उनके हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ एक लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कंडक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये हैविली जैम्ड और स्पूफिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में भी बड़े आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और वैसे तो एसएमपीपी लिमिटेड अभी तक अपनी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम्स के लिए जानी जाती थी, और इनके द्वारा कई सारे प्रोटेक्शन सिस्टम्स इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर किए गए। लेकिन अब वे अपने पोर्टफोलियो में ड्रोन टेक्नोलॉजी, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, एम्यूनिशंस की मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें भी एक्सपेंड हो रहे हैं। बाकी जो जेट पावर्ड अग्निवेग कामिकाज़े ड्रोन्स सप्लाई किए गए, तो इन्होंने सफलतापूर्वक अपने यूजर ट्रायल्स को कंप्लीट किया था, और जहां इन्होंने 5 मीटर से भी कम की सीईपी को अचीव करके अपनी हाई एक्यूरेसी को डेमोस्ट्रेट किया था। और इस सिस्टम की जो ऑपरेशनल रेंज है वो 180 किलोमीटर्स तक है, और ये जेट पावर ड्रोन है इसलिए 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। और कमांड सेंटर्स, रडार इंस्टॉलेशंस, लॉजिस्टिक हब्स और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मिलिट्री एसेट्स पर स्ट्राइक कर सकता है। बाकी एक ट्रेडिशनल आर्टिलरी और एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल सिस्टम के बीच ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है जो कि गैप को फिल करता है। और आपकी एक बात और स्पष्ट कर दें कि ये जो अग्निवेग कामिकाज़े ड्रोन है, तो इसे भारत के एसएमपीपी ने बेलारूसियन फर्म के साथ हुई पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इसका जो म्यूनिशन वाला पार्ट है उसका भारत में लोकलाइजेशन किया है, वरना जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो बेलारूस का ही है और इसका एक्चुअल नाम है पीस कीपर। और ये बरकुट बीएम यूएवीज की फैमिली से ही आता है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की सैटेलाइट इमेजेस काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और एमका के एक फुल स्केल इंजीनियरिंग एयरफ्रेम को दुंदिगल में स्थित स्पेशलाइज रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि आरसीएस मेजरमेंट फैसिलिटी में स्पॉट किया गया है। और ये बिल्कुल वैसा ही एयरफ्रेम है जो कि एरो इंडिया 2025 में सबसे पहले पब्लिकली शोकेस किया गया था, और अब ये इस आरसीएस फैसिलिटी में स्पॉट हुआ है। और इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट की स्टेल परफॉर्मेंस से संबंधित ग्राउंड बेस्ड असेसमेंट्स चल रहे हैं।
और ये जो स्टेल्थ इवैल्यूएशन है तो इसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। और आपको बता दें कि एरो इंडिया शो 2025 में जिस फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल को शोकेस किया गया था तो उसे VEM टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया था। लेकिन इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि सैटेलाइट इमेजेस में जो आपको इंजीनियरिंग मॉडल दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट एमका के डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हो, क्योंकि एमका के डिज़ाइन में एरो इंडिया के बाद से कुछ अपडेट्स किए गए हैं। लेकिन इस सैटेलाइट इमेजेस से एक बात तो कन्फर्म है कि एमका पर जो कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है और एक अच्छे भविष्य की उम्मीद हम कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किसी संभावित क्रूशियल मिसाइल टेस्ट से पहले अथॉरिटीज़ ने उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट से 11,000 से अधिक रेजिडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट कराया है। और माना जा रहा है कि जो मिसाइल ट्रायल है ये चांदीपुर फैसिलिटी में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से कंडक्ट किया जाएगा। अब ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया है कि इस दौरान किस तरह की मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इस बात के संकेत हैं कि भारत अपनी नेक्स्ट जनरेशन की अग्नि 6 मिसाइल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन ये अग्नि 6 वाला दावा भी कहाँ से आया है तो ये फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक इस तरह के टेस्ट को लेकर कोई ऐसा बड़ा एरिया नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिला है। बाकी एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हिस्से के तौर पर उस टेस्ट साइट के आसपास जो भी गांव मौजूद हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये लार्ज स्केल इवैक्यूएशन ड्राइव को लॉन्च कर रखा है, जहां पे वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ उनके जानवरों को भी दूसरी जगह पर टेस्ट कंप्लीट होने तक टेम्परेली रिलोकेट किए जा रहे हैं। और इसके लिए कई सारे टेम्परेरी शेल्टर्स भी बनाए गए हैं। और अगर वाकई में इस दौरान अग्नि 6 टेस्ट होने वाली है तो फिर तो इसके चर्चे बहुत दूर दूर तक होंगे। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा होगा, तो उस पर अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। इसके अलावा एक अपडेट ये कि भारत में मैन्युफैक्चर हुआ पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो इसने अपने इनिशियल टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, जिसे एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मिलकर कंप्लीट किया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आर्मी की डिमांड के आधार पर जो जोरावर लाइट टैंक है उसकी आर्मर और सर्वाइवेबिलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें प्रोटेक्शन लेवल को भी बढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि जोरावर दुनिया का एक ऐसा लाइट टैंक होगा जो कि अपने लाइट वेट कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए एक बेहद ही हायर प्रोटेक्शन के साथ भी आएगा। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें निशाना बन रहे हैं सिविलियंस। और हुआ ये कि ओमान कोस्ट के पास पिछले 3 दिनों में 3 वेसल्स पर यूएस नेवी द्वारा हमले किए गए और उन सभी वेसल्स पर इंडियन क्रू मेंबर सवार थे और इन्हीं हमलों में 3 भारतीय सेलर्स की जान भी गई है। और जैसे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर शिपिंग को इफेक्टिव तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो उसके बाद से यूएस मिलिट्री ने ईरानियन पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड लगाई थी। और यूएस नेवी का यह कहना है कि जो वेसल्स उनके ब्लॉकेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है तो उन पर यूएस नेवी द्वारा हमले किए गए। और जबकि इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी हमलों की कड़ी निंदा करी है और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम अपने सी फेयरिंग कम्युनिटी की भलाई और सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और इस बात पर दोबारा जोर देने की जरूरत नहीं है और ये हमले बंद होने चाहिए और हम इस क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति की अपनी अपील को दोहराते हैं। बाकी यूएस नेवी के हमले में जो 3 इंडियन सेलर्स की जान गई है तो इसी मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना विरोध जताते हुए बुधवार को यूएस के ऑफिशियल्स को समन भी किया था। और भारत द्वारा यूएस की इस हरकत पर कड़ा विरोध जताए जाने के बाद यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा गया कि वो भारत सरकार के साथ इस मामले पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है। और इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट ने एक बार फिर से ईरान पर एक मैसिव स्ट्राइक करने की वार्निंग जारी करी है और उनका ये भी कहना है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट सभी तरह के डिफेंस सिस्टम्स अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी खत्म हो गई है। और ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर यूएस के हमलों के बाद ईरान की मिलिट्री की तरफ से वार्निंग जारी की गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अब कॉमर्शियल शिपिंग के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा और जो भी शिप यहाँ से पास करने का प्रयास करेगी हम हर एक शिप को टारगेट करेंगे। जबकि यूएस ईरान के इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि इस स्ट्रेट के माध्यम से जो कॉमर्शियल ट्रैफिक है वो लगातार मूव कर रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस की विजिट से पहले टॉप फ्रेंच डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि भारत के साथ 114 रफाल फाइटर्स वाली डील में हम टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं और ये डील मेक इन इंडिया के हिस्से के तौर पर रहेगी। और जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि इस फाइटर जेट में क्या भारतीय वेपन्स का इंटीग्रेशन होगा तो उनका यह कहना है कि लोकल वेपन्स का इंटीग्रेशन भी इस डील का हिस्सा है। और फ्रांस भारत के साथ अपने मिलिट्री टाइज को केवल एक कस्टमर प्रोवाइडर रिलेशनशिप की तरह नहीं देखता है और बाकी उनका यह कहना है कि इस समय पर अभी बेहद ही अहम बातचीत चल रही है। जबकि इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है जिसमें वियोन के साथ खास बातचीत में स्वीडिश फर्म साब ग्रुप की तरफ से कंफर्म किया गया कि वो भारत के साथ अपने ग्रिपन ई सीरीज के फाइटर जेट्स की सप्लाई को लेकर जो उनका प्रस्ताव है तो उस पर डिस्कशन लगातार जारी है। और साब ग्रुप के ग्रिपन ई का जो प्रस्ताव है उसमें एक बहुत ही डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोड्यूस, मेंटेन, डिजाइन और अपग्रेड इन इंडिया फ्रेमवर्क शामिल है। और साब ग्रुप का यह कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के अंदर ही वो पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर कर सकते हैं।
वैसे देखा जाए तो ग्रिपन फाइटर्स को लेकर डिस्कशन एक ऐसे समय पर चल रहा है जब 114 रफाल फाइटर्स की जो डील है वो लगभग साइन होने के बेहद करीब है। इसके अलावा बुधवार को नेपाल के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया कि भारत और नेपाल के जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो हमारा अपना बायलैटरल मैटर है और इसको सुलझाने के लिए हम किसी तीसरी पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को नहीं देखते हैं और भारत और नेपाल इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिक डायलॉग और निगोसिएशंस के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये स्पष्टीकरण तब आया है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन और यूके की भागीदारी की बात कहकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था और उनके सुझावों का भारत सरकार और नेपाल की भी अपनी खुद की डोमेस्टिक ओपोजिशन दोनों ने विरोध किया था। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार गुमान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में सूबेदार बहादुर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1956 में 5 असम राइफल्स के सूबेदार लालरुवाला लुसाई, 4 असम राइफल्स के नायक जंग बहादुर मल, 1957 में 3 असम राइफल्स के राइफलमैन आते कुमाल और 1998 में 17 असम राइफल्स के राइफलमैन मुकेश ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वीर चक्र भारत के कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स की कैटेगरी में आता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।